नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खबरों के पिटारे में क्या है आज आपके लिए, सबसे पहले नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच महायुद्ध की। सीमा पर सन्नाटा नहीं बल्कि बारूद की गंध है। रात के अंधेरे में डूरंड लाइन पर तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का दावा कर रहा है। दावा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के जरिए काबुल से कंधार तक को दहला दिया है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों को मिट्टी में मिला देने का दावा किया है। क्या ये दो पड़ोसियों की आपसी जंग है या पाकिस्तान के मिटने की कहानी? क्या है 132 साल पुराना डूरंड लाइन विवाद? आखिर क्यों भिड़ गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान? जानेंगे डिटेल से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में महायुद्ध छिड़ी हुई है। दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर और यूक्रेन पर थी, लेकिन असली धमाका डूरंड लाइन पर हो गया। जिस जंग के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, वहां अचानक बम गोले फटने लगे। सरहद की दोनों तरफ से आग बरसाई जा रही है। एक तरफ परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान है, दूसरी तरफ तालिबान का आत्मघाती जोश, जिसने अमेरिका के सामने भी हथियार नहीं डाले। शांति के सारे पुल ढह चुके हैं, कूटनीति खत्म हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ सीमा विवाद नहीं, ये दक्षिण एशिया के नक्शे को बदलने वाला महायुद्ध हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब सरहदों पर खून से लड़ाई लड़ी जाती है तो सिर्फ नक्शे नहीं बदलते बल्कि सभ्यताओं को भी राख कर देती हैं। आज डूरंड लाइन के दोनों तरफ धुआं नहीं बल्कि बारूद की आंधियां चल रही हैं। इस्लामाबाद से काबुल तक शांति के तमाम सफेद झंडे जलकर खाक हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वो महायुद्ध शुरू हो चुका है जिसकी आहट दशकों से सुनाई दे रही थी। जरा 4 तस्वीरें देखिए कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और यह वीडियो जो जारी किया गया है वो तालिबान के फायर पावर को दिखा रहा है। पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया गया है। यहां तक कि तालिबान ने पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। और तो और पाकिस्तानी आर्मी कैंप को भी स्वाहा कर दिया गया है। अब आपको पाकिस्तान पर तालिबान के अटैक का एक एक वीडियो विश्लेषण के साथ बताते हैं। सबसे पहले देखिए F-16 के क्रैश होने का वीडियो। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यह एक F-16 लड़ाकू विमान है जिसे अफगानिस्तान ने मार गिराने का दावा किया है और उसके टेल पर पाकिस्तान का फ्लैग भी देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है यह तालिबानी हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का मलबा है। इसकी टेल विंग पर पाकिस्तान का झंडा है और 85510 इस विमान पर लिखा हुआ है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीरें तालिबान के गुस्से की गवाही दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी सेना के कैंप में आग लग गई। देखिए, पाकिस्तानी पोस्ट को कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों ने आग के हवाले कर दिया और चारों तरफ आपको यहां आगजनी की तस्वीर दिखेगी। पाकिस्तान की गाड़ियां, सैन्य साजो सामान, सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। अब जल्दी से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। तालिबान के हमले से किस तरह से पाकिस्तान दहला है। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार और ये पाकिस्तानी पोस्टें बताई जा रही हैं। आप तस्वीरों में तालिबानी लड़ाकों के बीच फंसे पाकिस्तानी जवान को भी देख सकते हैं। कैसे पाकिस्तानी ठिकाने एक एक कर धमाके के शिकार हो रहे हैं। तालिबान के हमले से कैसे पाकिस्तान दहला है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें मिलिट्री बेस है, कमांड सेंटर है और दूसरे अहम ठिकानों के साथ साथ कहते हैं न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई है तालिबान के हथियारों ने। और ये तालिबान के हथियार नहीं है, याद रखिएगा, ये तालिबान के हथियार नहीं है, ये अमेरिका के हथियार हैं, जिसे अमेरिका ने तालिबान के हवाले छोड़ दिया था। तालिबान को हैंडओवर करके अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया था। वही अमेरिकी हथियार अब पाकिस्तान के गले की फांस बन चुके हैं। अफगान हैंडल्स के द्वारा इस वीडियो के जरिए पेशावर शहर के पास बड्डा बैर और मतानों के बीच स्थित एक सैन्य ठिकानों को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। तालिबान के हमले से डूरंड लाइन पर मौजूद चौकियों से लेकर राजधानी इस्लामाबाद दहल गया है। तालिबानी कमांडर की चेतावनी भी आपको सुनाते। इसे
मुनीर और शहबाज भी सुन चुके होंगे और उसके बाद बंकर में छिप गए होंगे। सुनिए तालिबानी कमांडर क्या कह रहा है। واضح‌تر برایشان گفتیم که ما اگر شما با راکت‌های بالیستیک و بمب اتم و این آنتان می‌نازید، ما لشکر استشهاد داریم که توانایی مقابله در برابر کفر جهان داریم که پاکستان سیال ما نیست. پاکستان رهبریش و مردم پاکستان متشکر رهبر امارت اسلامی علی قدر شیخ صاحب امیرالمومنین باشند که اجازه نمیدهند برای مجاهدین که بیشتر گام بگذارند. در غیر از او شما مطمئن باشین، با وحدانیت رب العالمین قسم است که ما مطمئن براتون بر اطمینان کامل بگم، نه اینکه ما حرف تملق به درگاه این آن بگوییم این صفات خبیثه در وجود ما نیست. اگر رهبری امارت اسلامی اجازه بدن، شما مطمئن باشین که ما در خاک پاکستان، ما مثل پشتونستان، ما مثل بلوچستان، ما در اسلام آباد نفوذ بیشتر خود مسلمانان را در کنار خود داریم. خود مردم پاکستانی که مسلمان هستند، خواهان از این هستند که یک نظام اسلامی حاکم شود، ما همراه خود داریم. ما میتونیم که پاکستان در ظرف 24 ساعت ما فتح کنیم. این توانایی را داریم. तालिबानी कमांडर का दावा है कि 24 घंटे की मोहलत और खुली छूट अगर तालिबान को दे दी गई तो फिर पाकिस्तान को वो 24 घंटे में निपटा देंगे। यानी कल रात तक जो तनाव था वो अब तबाही के माहौल में बदल चुका है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक ने खोस्त और कुनार में आग लगाई तो बदले में तालिबान के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा की चौकियों को मलबे में बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफगान रक्षा मंत्रालय ने अब पूरी ताकत से जवाब देने का आदेश दे दिया है। डिप्लोमेसी की भाषा नहीं, बंदूक की जबान यहां बोली जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार तालिबान के ठिकानों को नस्तनाबूद करने का दावा किया है, लेकिन काबुल खामोश बैठने वालों में से नहीं है। चंद मिनटों के भीतर अफगान धरती से रॉकेटों की वो बौछार हुई कि पाकिस्तान के सीमावर्ती शहर थर्रा उठे। तस्वीरें देखिए कैसे गोला बारूद दागे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध को लेकर अफगानिस्तान के मंत्री ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। असल हम तो किसके साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारी तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारी तरफ से मुश्किल नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान अपने कुकर्मों की वजह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलग ठोक रहा है, तहरीके तालिबान अलग ठोक रहा है। भारत के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी तो जन्मजात है, ये तो आप जानते ही हैं। और एक सामने खड़ा है अफगान तालिबान। हम सभी को याद है जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। यहां तक कि पाकिस्तान के ISI के टॉप अधिकारियों ने और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने लगभग 1 साल तक काबुल में कैंपिंग की और अफगानिस्तान को तालिबान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा था कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में हमें अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ कब स्ट्रेटेजिक डेथ में तब्दील हुई, ये पाकिस्तान को भी पता नहीं चला। आज की स्थिति से साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने जैसा सोचा था वास्तव में उल्टा पड़ गया। अंदर और बाहर से घिर चुका पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। तालिबान से लेकर बलूचिस्तान हर कोई पाकिस्तान को तोड़ देना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ तीसरी दफा एयर स्ट्राइक की गई। लगमान में तालिबान का एक मेजर बेस हिट हुआ है। पख्तिका के अरगान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, यह भी जानकारी मिल रही है। अब जरा नक्शे के जरिए देखते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कहां कहां एयर स्ट्राइक की है। यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर और कांधार से लेकर पख्तिका, पख्तिया, नंगरहार, लगमान, काबुल और खोस्त, ये जो सरहदी इलाके हैं इस पे पाकिस्तान ने जमकर बमों की बारिश की है, एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का दावा है कि इन इलाकों में TTP के लड़ाकों को अफगान तालिबान शरण देती है और TTP के लड़ाके पाकिस्तान में अटैक करने के बाद इन्हीं इलाकों में आकर छिपते हैं। लेकिन अफगानिस्तान बार बार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में आतंकी नहीं मारे जाते। पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के आम मासूम लोग मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं और बच्चे मारे जाते हैं। यानी पाकिस्तान जो खुद को सूरमा कहता है वो अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों का शिकार कर रहा है। पाकिस्तान के फाइटर जेट बार बार अफगानिस्तान में घुस रहे हैं,
हमले कर रहे हैं तो जमीन पर तालिबान के आत्मघाती दस्तों ने मोर्चा खोल दिया है। पेशावर से लेकर जलालाबाद तक अस्पताल घायलों से फटे पड़े। ये कोई झड़प नहीं है, ये एक प्रॉपर वॉर है। ये दक्षिण एशिया का वो घाव है जो नासूर बन चुका है और समय समय पर फटता रहता है। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग में किसको कितना नुकसान हुआ है। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार रात को हुई। अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। 22 फरवरी के हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। जवाब में पाकिस्तान ने गजब लिल हक नाम से ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की, काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि हमलों में 274 अफगान लड़ाके मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए। तालिबान का दावा है कि इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोनों तरफ से तकरीबन 300 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान पर अटैक का एक खतरा बाहरी है, जबकि उसके अंदरूनी हालात भी बहुत ठीक नहीं है। यहां के अहम संस्थानों पर किस तरह सेना का कब्जा है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर की बात को सुनकर लगा सकते हैं। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को लेकर बात नहीं कर सकती। अफगानिस्तान पाकिस्तान झड़प को लेकर बात नहीं कर सकती। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। लेकिन इस विवाद के जड़ में क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या मैटर है? दरअसल यह विवाद है डूरंड लाइन को लेकर। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है। अब डूरंड लाइन क्या है, जिसका बहाना बनाकर बार बार यह मामला उठाया जाता है और तालिबान कहता है कि वो पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा। चलिए जरा मैप के जरिए देखते हैं कि मैटर क्या है। 132 साल पुराना यह विवाद है। यह है अफगानिस्तान और यह है पाकिस्तान। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, पेशावर के बीचों बीच से जो निकल रहा है, ये जो एरिया है वो अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारा है, यह आपका हिस्सा नहीं है। लेकिन डूरंड लाइन से इसे काट दिया गया और तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है, इस डूरंड लाइन को नहीं मानता है। वो कहता है ये बॉर्डर है ही नहीं, ये बॉर्डर गलत है। अफगानिस्तान का जो इलाका है वो पेशावर से लेकर नीचे अलग अलग इलाकों तक है और वो पूरी की पूरी जमीन हमारी है। ये कहना है अफगानिस्तान का, ये ऑफिशियल स्टैंड है अफगानिस्तान का। दरअसल हुआ क्या था? डूरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ। डूरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को देशों में बांट दिया। डूरंड लाइन की लंबाई 2430 किलोमीटर है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। यह लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है। तालिबान इसे एज अ बॉर्डर मान्यता नहीं देता है, वो इसे बॉर्डर नहीं मानता है। वो कहता है उस तरफ का इलाका भी हमारा है। और यही है असली लड़ाई। एक तरफ अरबों डॉलर का कर्ज, गिरती अर्थव्यवस्था वाला पाकिस्तान जो अपनी साख बचाने के लिए आज मिसाइलें दाग रहा है। दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो पूरा आसमान पड़ा है। हां, पाकिस्तान के पास कुछ फाइटर जेट्स हैं उधार के, कुछ अमेरिका के हैं F-16, कुछ JF-17 चाइना के हैं, जिससे वो अफगानियों पर बम बरसा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? पाकिस्तान के पास अफगानों वाला जिद्दी जज्बा नहीं है। वो जज्बा जिसने ब्रिटेन, USSR यानी कि सोवियत
और अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल यह बनता है कि इस जंग में कौन किस पर भारी है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान भारी है, नो डाउट। तो आंकड़ों के लिहाज से तो फिर अमेरिका भी भारी था ना अफगानिस्तान पर। क्या वो अफगानिस्तान को जीत पाया? क्या अफगानिस्तान में रिजीम चेंज कर पाया? नहीं। पाकिस्तान के पास आज की तारीख में F-16 फाइटर जेट है, JF-17 थंडर फाइटर जेट है। तालिबान के पास वो अमेरिकी हथियार हैं जो अमेरिकी सेना वहां छोड़कर भागी। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हालांकि अफगानिस्तान इस बात को ऑफिशियली नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को तालिबान ऑपरेट करता है और आतंकी हमले करवाता है। पाकिस्तान मानता है कि अफगानिस्तान का टीटीपी एक प्रॉक्सी है, इसलिए पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंसा हुआ है। एक तरफ तालिबान टीटीपी, दूसरी तरफ बलूचिस्तान BLA, यानी घर के अंदर की लड़ाई। जाहिर सी बात है, लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, लड़ाई वजूद की है। चाहे वो तालिबान की लड़ाई हो क्योंकि वो डोरन लाइन नहीं मानता, और चाहे वो BLA की लड़ाई हो क्योंकि वो पाकिस्तान को देश नहीं मानते। वो मानते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है और पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा किया। इसलिए पाकिस्तान का टूटना तय है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वक्त जितना भी लगे, पाकिस्तान का भविष्य खतरे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला, और इसको लेकर दिन भर दिल्ली में आज हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, वो भी कोर्ट के एक फैसले के बाद। आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आया, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर जो भावनात्मक दृश्य दिखे, वो न केवल सियासी गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बन गए। अब जरा एक तस्वीर दिखाते हैं। केजरीवाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, अपनी रिहाई पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अचानक से वो भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो चश्मा हटाते हैं, आंसू पोंछते हैं। आसपास के लोग उन्हें हिम्मत देते हैं। मनीष सिसोदिया उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। यानी कि इस मामले से बरी होते ही अरविंद केजरीवाल ने सियासत में धांसू वापसी की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य 23 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने में विफल रही है। जब भी केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने इसे सत्य की जीत पर पेश किया है। कोर्ट से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत की। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा इस फैसले के बाद, कोर्ट के फैसले से ज्यादा केजरीवाल के आंसू के बारे में चर्चा होने लगी। वैसे भी राजनीति में आंसू को एक धांसू हथियार के तौर पर देखा जाता है। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव और विक्टिम कार्ड के बजाय संघर्ष की निशानी के तौर पर पेश किया। विरोधियों के लिए यह एक सुनियोजित सियासी ड्रामा हो सकता है। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, जब केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली, वो मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकले।
दूसरी तस्वीर मीडिया के सामने जेल से रिहा होने पर प्रतिक्रिया देते हुए रोने लगे। तीसरी तस्वीर में केजरीवाल एक भव्य रोड शो करते नजर आए। अब इस तस्वीर को एक और तस्वीर आपके सामने दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो रोड शो निकाला, समर्थकों की भारी भीड़ रही। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने गदा लहराया हवा में। ये तस्वीर आप देखिए, जब एक रोड शो वो कर रहे थे तो इस दरमियान उन्होंने गदा का भी इस्तेमाल किया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो विक्ट्री साइन दिखाई सभी नेताओं ने। कहते हैं राजनीति में कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जाता। केजरीवाल की मुस्कुराहट और रोड शो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो उनके आंसुओं ने आम आदमी के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। केजरीवाल की राजनीति का आधार ही आम आदमी की संवेदनाएं हैं। आपने देखा भी होगा, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली के लोगों के अपमान से जोड़कर दिखाते रहे हैं। शायद उनके पीछे की मंशा ये रही हो कि शायद इसे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। राजनीति में आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, ये वोट बैंक की धार होते हैं। याद कीजिए, केजरीवाल ने हमेशा खुद को विक्टिम की तरह पेश किया, और आज के इन आंसुओं के पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। क्या बड़ी वजहें हो सकती हैं? पहली वजह की इमेज की सफाई, भ्रष्ट के ठप्पे को ईमानदारी के आंसुओं से धो डालो। दूसरी वजह कार्यकर्ताओं में जोश भरो, जेल की थकावट को संघर्ष की दास्तान में बदलना। तीसरी वजह विरोधियों पर निशाना, कि तानाशाही है इस देश में, इस नैरेटिव को और मजबूत किया जाए, और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है, वक्त है अभी, लेकिन पंजाब में इसका असर हो सकता है। दिल्ली की राजनीति में पिछले कुछ साल किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के ऐसे भंवर में फंसी कि जड़ें हिल गई, दिल्ली से सफाया हो गया। लेकिन जिसे शराब घोटाला कहा गया, उसने न केवल अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि पार्टी की साख और संगठन पर भी गहरे घाव दिए। हालांकि इस केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से अब सभी आरोपी बरी कर दिए गए। चलिए अब आपको बताते हैं शराब नीति केस में किस नेता की गिरफ्तारी कब हुई और कितने दिन के बाद रिहाई हुई। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल की। गिरफ्तारी 21 मार्च 2024, रिहाई 177 दिनों के बाद। यानी इस मामले में अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023, रिहाई 510 दिनों के बाद। लगभग पौने 2 साल जेल में रहे सिसोदिया। संजय सिंह गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023, रिहाई 181 दिन के बाद। लगभग 6 महीने जेल में गुजारे संजय सिंह ने। के कविता गिरफ्तारी 15 मार्च 2024, रिहाई 150 दिनों के बाद। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। अरविंद केजरीवाल जैसे ही अपने निवास पर पहुंचे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बच्चों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। केजरीवाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले भी लगाया। आम आदमी पार्टी इस फैसले को सत्यमेव जयते बता रही है। राहत बहुत बड़ी है, लेकिन क्या लड़ाई खत्म हो गई? नहीं। सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया। दिल्ली शराब नीति मामला पिछले कई सालों से हेडलाइंस में था। आज के फैसले ने अरविंद केजरीवाल को एक नई राजनीतिक संजीवनी दी है, खासकर 2025 के दिल्ली चुनाव के बाद। लेकिन सीबीआई का यह ऐलान कि वो अपर कोर्ट का रुख करेंगे, ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, ये भी किसी बड़ी खबर से कम नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जश्न का माहौल रहा। केजरीवाल के समर्थक जश्न में डूबे रहे। दिल्ली में समर्थक मिठाइयां बांटते नजर आए, ढोल की आवाज पर थिरकते नजर आए। जेल से रिहाई और अब कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल ने खुद को एक ऐसे योद्धा के तौर पर पेश करने की कोशिश की जिसे तंत्र ने प्रताड़ित किया है। उनके समर्थकों ने इसे सत्यमेव जयते बताया है। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने पर सीबीआई ने कहा कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। लेकिन इसके बाद बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने फौरन मोर्चा खोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कर दिया पलटवार। बीजेपी नेता इसे चुनावी ड्रामा, मगरमच्छ के आंसू वगैरह वगैरह बता रहे थे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा।
ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया? किसी अधिकारी को आप सार्वजनिक रूप से लटकाने की, मारने की बात कर रहे हो, तो जो व्यक्ति लोग अधिकारियों को मारने की बात कर सकता है उस साक्ष्यों को कैसे रहने देगा? ये अपने आप में उनके साक्ष्य मिटाने की नीति को बता रहा है। अरे भैया, ये तो इनसे बड़ा कोई ड्रामाबाज है क्या? मैं तो पहले भी कह रहा हूं, बड़े बड़े एक्टर फेल हैं। उस आदमी के आंसू की भी जांच करानी पड़ेगी, लैब में ले जाकर। तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के रिहा होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला। पोस्ट में लिखा कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। ये तस्वीर डाली गई सोशल मीडिया पर। आगे लिखा गया, ये लोअर कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी लंबित है। अन्य कई घोटालों में भी आप आरोपी हैं। बीजेपी केजरीवाल पर निशाने साध रही है, लेकिन केजरीवाल के इन आंसुओं ने दिल्ली की जनता के बीच एक नई बहस छिड़ दी है। एक ओर जहां इसे एक बेगुनाह की जीत का भावुक क्षण बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे आगामी चुनाव के लिए एक धांसू सियासी बिसात भी मानी जा रही है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सवाल ये कि क्या देश को एक नया राज्य मिलने वाला है? क्या देश में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है? क्या बिहार और बंगाल को काटकर एक नया राज्य बनाया जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर हैं। जानकार मानते हैं कि सीमांचल की राह तलाशने के लिए अमित शाह इस वक्त सीमांचल में हैं। 25 फरवरी से बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरे में सीमांचल ही सबसे ज्यादा खास है। खबरों के मुताबिक बिहार और बंगाल से कुछ हिस्सा काटकर नया राज्य बनाया जा सकता है। नाम होगा सीमांचल। इसके पीछे की वजह क्या, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस दौरे के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। वो सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा, उपायों, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा का मुख्य मुद्दा घुसपैठ का है और इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। इधर आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू का कहना है कि सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। इसी पर फैसला करने के लिए अमित शाह बिहार आए हैं। इससे ममता बनर्जी और हमारा एक बड़ा वोट बैंक कट जाएगा। चलिए पहले वो बयान सुनते हैं और उसके बाद पूरी कहानी। देखिए, अमित शाह से पूछता है बिहार, नौजवान पूछता है कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, कहाँ गए हमारे रोजगार, कहाँ बिहार से जो बेरोजगारी है, लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, उन पर कोई उनकी चर्चा नहीं है। तो बिहार का मुद्दा को भटकाने के लिए इन्होंने वादा किया था बिहार के लोगों के साथ कि हम कल कारखाने देंगे, पलायन रोकेंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, लेकिन इन वादों का कुछ नहीं हुआ। तो जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। नए राज्य बनाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं। आरजेडी नेता साहू के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ एक गंभीर समस्या है और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि अगर सीमा को सुरक्षा करने के लिए, मजबूत करने के लिए कोई कठोर प्रशासनिक फैसला भी लेना पड़े तो सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। आरजेडी का आरोप है कि अमित शाह सीमांचल राज्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए वो भी जान लीजिए। फिलहाल अमित शाह घुसपैठ के मुद्दे पर सीमांचल के 7 जिले के डीएम और एसपी के अलावा अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अमित शाह ने बिहार में अररिया में कहा कि जल्द सीमांचल का क्षेत्र घुसपैठ मुक्त होगा। अमित शाह का बयान आपको सुनवाते हैं।
कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। अब सीमांचल के बारे में जरा जान लेते हैं। सीमांचल बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है जो मुख्य रूप से पूर्णिया प्रमंडल से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर सीमांचल क्षेत्र में 4 जिले शामिल माने जाते हैं, जिसमें किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है। अगर इसमें कोशी प्रमंडल जोड़ दिया जाए तो कुल 7 जिले हो जाते हैं। 3 नए जिले सहरसा, सुपौल और मधेपुरा भी इसमें आते हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सीमांचल की स्थिति के बारे में क्या है रिकॉर्ड। सीमांचल बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। सीमांचल में मुख्य रूप से 4 जिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। चारों जिले मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। चारों जिलों को मिलाकर कुल 24 विधानसभा हैं। सीमांचल में 2 बार से AIMIM का कब्जा है। कभी कभी कोसी प्रमंडल को बीच में जोड़ दिया जाता है। कोसी सीमांचल को मिलाकर 7 जिले शामिल हो जाते हैं। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा भी इसमें शामिल माना जाता है। अभी आपको सीमांचल के इतिहास के बारे में भी बताया। आप जानते हैं कि क्या बिहार या फिर पश्चिम बंगाल कानूनी तौर पर अपने इलाके से एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने से रोक सकते हैं या नहीं? भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य बनाने, सीमाओं को बदलने या मौजूदा राज्यों को फिर से संगठित करने का अधिकार पूरी तरह से भारत की संसद के पास है। राज्य सरकारों के पास ऐसे फैसलों पर वीटो पावर भी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई राज्य सरकार प्रस्ताव का विरोध भी करती है तो वो कानूनी तौर पर संसद को राज्य के पुनर्गठन के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अब नए राज्य बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य बनाने का अधिकार है, ठीक है। इसकी शुरुआत संसद में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव से होती है। बिल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य को भेजा जाता है। राज्य के प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति एक समय सीमा तय करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से तय समय के भीतर राज्य को जवाब देना होता है। राज्य विधानसभा इस प्रस्ताव पर विस्तृत बहस और चर्चा कर सकती है। राज्य विधानसभा की राय केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। विधानसभा कड़ा विरोध भी करे तो भी संसद प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। निर्धारित समय बीतने के बाद बिल वापस संसद में चर्चा के लिए आता है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में इस पर मतदान कराया जा सकता है। विधेयक को पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसद राज्य की सीमाओं को बदलने या नाम बदलने का भी पूर्ण अधिकार रखता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित और प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देती है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए चला जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर साइन कर देती हैं, हस्ताक्षर कर देती हैं, तो नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ जाता है। इसके बाद भारत के मानचित्र और संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव होता है। संविधान संशोधन के उलट जिनके लिए खास बहुमत की जरूरत होती है, आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य बनाने के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। एक बार जब पार्लियामेंट के दोनों सदन से बिल पारित हो जाते थे तो राष्ट्रपति आखिरी मंजूरी देती है, तो नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक बन जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कौन कौन से जिले को काटकर सीमांचल बनाए जाने की चर्चा आरजेडी विधायक कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिले शामिल होंगे। ये 4 जिले पूर्णिया प्रमंडल के हैं और नेपाल बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। कभी कभी कोसी के जिले भी जोड़े जाते हैं, जैसे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा।
पश्चिम बंगाल के कौन कौन से जिले हैं जिनको शामिल किया जा सकता है? दरअसल पश्चिम बंगाल के वो जिले हैं जो सीमांचल जिले से सटे हुए हैं, जैसे कि उत्तरी दिनाजपुर जो है वो किशनगंज और पूर्णिया से सटा हुआ है। अब मालदा जो है वो कटिहार और पूर्णिया के निकट है। इसी तरह से मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग ये किशनगंज से सटा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी है। ये जिले बिहार के सीमांचल से सीमा साझा करते हैं और घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अक्सर इन इलाकों में बहस होती है। अब चर्चा क्यों तेज हुई? अमित शाह के दौरे में सीमांचल में घुसपैठियों को बाहर निकालने, सीमा से 10 किलोमीटर अंदर अवैध अतिक्रमण हटाने और बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का ऐलान हुआ। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीमांचल और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, जबकि बीजेपी नेता इसे खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार नहीं टूटेगा। तो पीछे की कहानी क्या है? केंद्र सरकार का मानना है कि घुसपैठ देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश, नेपाल के रास्ते अक्सर देश में आसानी से घुसपैठ की कोशिश होती है। इसके जरिए घुसपैठिए देश में आते हैं, यहां के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, आतंकी गतिविधि करते हैं, अपराध में लिप्त होते हैं। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य प्रभावित होते हैं। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशियों की पहुंच बनी हुई थी। पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश के लगातार बदलते हालात और भारत के साथ संबंधों में आ रहे उतार चढ़ाव के बीच सीमांचल क्षेत्र पर केंद्र सरकार की विशेष निगाह है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते चीन और पाकिस्तान के इरादों को लगातार सतर्कता से मॉनिटर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि घुसपैठ, अवैध गतिविधियों और भारत में आतंकियों की सहज प्रवेश की संभावना पर कड़ा नियंत्रण रखा जाएगा और साथ ही युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों में भी सीमांचल को सामरिक दृष्टि से मजबूत केंद्र बनाया जाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं हमारे देश में, यानी कि भारत देश में। भारत एक ऐसा देश जहां धर्म और आस्था रग रग में बसी हुई है, लेकिन जब आस्था और सार्वजनिक नियम टकराने लगे तो विवाद की स्थिति पैदा होती है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के मालेगांव और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ऐसी तस्वीर सामने आई जिन्होंने देश की राजनीति और सामाजिक चर्चा को गर्म कर दिया। मामला क्या है? सबसे पहले आप दो तस्वीर देखिए फुल स्क्रीन। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के मालेगांव की है, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां कुछ लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करने के बाद इफ्तार पार्टी भी की। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा अक्सर विवादों में रहा है। यह सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकारों, प्रशासनिक निर्णयों और सामाजिक सौहार्द से भी जुड़ा हुआ है। अब आपको मालेगांव में नमाज पर विवाद कैसे शुरू हुआ यह भी बताते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में खुले में नमाज पढ़ी गई। सरकारी कार्यालय में नमाज पढ़ी गई, नगर निकाय के कार्यालय में नमाज पढ़ी गई। कार्यालय के अंदर ही कुछ मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की गई। हिंदू संगठनों ने नमाज पढ़ने पर आपत्ति जाहिर की। अब लखनऊ में क्या हुआ यह भी जान लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी। मुस्लिम छात्रों में मस्जिद सील करने का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर हिंदुओं ने विरोध जताया। हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का विरोध किया। इसके बाद प्रदर्शन भी किया। नमाज विवाद के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी भी तनाव बना हुआ है। एबीवी की छात्रों ने परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। इस्लाम में शुक्रवार की नमाज, जुमे की नमाज जिसे कहा जाता है, वो विशेष महत्व रखती है। कई शहरों में मस्जिदों की क्षमता सीमित होती है, जबकि नमाजियों की संख्या अधिक होती है। ईद या विशेष अवसरों पर भी भीड़ बढ़ जाती है, तो कुछ जगहों पर प्रशासन अनुमति देकर खुले मैदानों या सार्वजनिक जगहों पर अस्थायी रूप से नमाज की व्यवस्था करता है। लेकिन जब यह अनुमति के बिना या नियमित रूप से सार्वजनिक सड़कों, पार्कों और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर होने लगे तो विवाद की स्थिति बनने लगती है। इस पर धर्मगुरुओं और मुस्लिम स्कॉलर्स ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
1947 में जहां लगभग आधे हिंदू आधे मुसलमान 50% जनसंख्या हिंदुओं की थी, वो घटते घटते 1981 आते आते 33% हिंदू रह गए और आज वहां पर मात्र 17% हिंदू हैं। इस प्रकार वहाँ डेमोग्राफी का बदलाव हुआ है कि वहाँ एक 1.5 साल पहले बनी हुई इस्लाम पार्टी जो पूरी तरीके से मजहबी रंग में रंगी हुई है, उसका वहाँ पर शासन आ गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो आज वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को पूरी छूट है, वो जहाँ जो चाहें वो करें। ये गजवाए हिंद का एक अनोखा प्रयोग जो मालेगांव में हो रहा है, पूरे भारत को इससे सबक लेना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे भारत में भी इस तरीके की स्थितियां पैदा होंगी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है, मालेगांव के बिजली कंपनी के कार्यालय में नमाज पढ़ने के प्रयास किए हैं, कोशिश की है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एक तबका ऐसा तैयार कर दिया गया है जो बिलबिलाने लगता है, परेशान हो जाता है। आप बताइए, ट्रेन में, प्लेन में, बसों में, घरों में, सड़कों में, चौराहों पर, पार्कों पर लगातार हनुमान चालीसा होता है, पूजाएं होती हैं, दुआएं होती हैं, किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन मुसलमान जब नमाज़ पढ़ता है, मुसलमान जब 2 मिनट की नमाज में एतराज़ हो जाते हैं। क्या करना चाहते हैं देश में आप? देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। याद रखा जाए, जितना भारत आपका है उतना ही हमारा है। एक 1% भी भारत तुम्हारा ज़्यादा नहीं है और हमारा कम नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। जिस तरह से आप भारत की सेकुलरिज्म को तोड़ना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो। हिंदू धर्मगुरु के अपने दावे, मुसलमान धर्मगुरु के अपने दावे, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम के मुताबिक कहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है और कहाँ नहीं पढ़ी जा सकती है। इस्लाम में इबादत के लिए जगहों का जिक्र है। मस्जिदों या कुछ खास जगहों पर ही नमाज पढ़ सकते हैं। साफ जगह पर ही नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज के लिए पूरी धरती को पाक माना गया है। विवाद पैदा करने वाली जगह पर नमाज की मनाही है। सड़क और सार्वजनिक जगहों पर नमाज की मनाही है। शौचालय, गंदी जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने के समय निजता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और पब्लिक प्लेसेस में निजता का ध्यान कैसे रखा जाएगा? अब जो लोग पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ते हैं वो इस बारे में बता सकते हैं। मुसलमान जब हर चीज़ में इस्लाम की बात करते हैं तो फिर नमाज अदा करने में इतनी लापरवाही क्यों? कभी ट्रेन में नमाज, कभी बस में नमाज, कभी सड़क पर नमाज, कभी प्लेन में नमाज। कई जगहों पर सड़कों को दोनों तरफ से बंद करके भी नमाज की जाती है। इससे राहगीरों को परेशानी होती है। मालेगांव और लखनऊ की यह घटना बताती है कि भारत में धर्म और प्रशासन के बीच की लकीर बहुत महीन है। जहां एक तरफ आस्था का सम्मान जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ कानून का पालन करना भी तो अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों को बिना किसी भेदभाव और बिना किसी विवाद के सुलझाए। सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर कानूनी और संवैधानिक नजरिया क्या कहता है, वो भी जान लीजिए। अनुच्छेद 25 संविधान का धर्म को मानने और प्रचार करने की आजादी देता है, लेकिन ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को अगर देखें तो कई आदेशों में, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 2010 में कहा गया कि सड़कें और सार्वजनिक स्थान परिवहन के लिए हैं, धार्मिक आयोजनों के लिए नहीं। सरकारी कार्यालय, दफ्तरों को धर्मनिरपेक्ष स्थान माना जाता है। किसी भी धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। आस्था और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम दूसरों का रास्ता रोकते हैं तो उनके अधिकार का उल्लंघन होता है, लेकिन आस्था को पालन करने का हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, दावा करते हैं, इबादत की बात करते हैं, लेकिन क्या दूसरों के अधिकार को छीनकर खुद के आस्था को साबित किया जा सकता है? समाज के तौर पर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमारी इबादत दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है? और क्या विरोध के नाम पर होने वाली राजनीति केवल खाई को गहरी करने के लिए तो नहीं है? मुझे पता है आप समझदार हैं और आप इसका जवाब जानते हैं। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।